Now we will discuss about question number 5, exercise 1.1. Exercise 1.1, question number 5. Clear? Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. इनके किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू दी पावर n के नंबर के एंड डिजिट 0 से एंड करेगा, मतलब यूनिट डिजिट जो है यूनिट डिजिट 0 होंगे। अब यूनिट डिजिट अगर 0 होंगे तो मतलब वो नंबर इस तरह का होगा 470, 230, 230, मतलब लास्ट में 0 होगा। अब कोई भी नंबर के लास्ट में 0 है, इसका मतलब वो नंबर एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल होगा। एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट मींस must be divisible by 5, must be divisible by 5. If the number 6 to the power n for any n were to end with the digit 0, with the डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड करता है, कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड करेगा तो यहां कहा जा रहा है कि वो नंबर 0 डिजिट से कोई भी नंबर एंड करेगा तो वुड बी डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 के साथ साथ वो नंबर जो 0 से एंड करेगा वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। इस 6 टू द पावर n में देखेंगे, अगर 6 टू द पावर n का फैक्टर 5 हो या 6 टू द पावर n का फैक्टर 2 हो, दोनों हो, ये दोनों अगर इसके फैक्टर होंगे तो कहेंगे 6 टू द पावर n के किसी वैल्यू के लिए ये इसके एंड में 0 डिजिट क्या जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी, जैसे इनसे डिविजिबल हुआ इनसे डिविजिबल ना हुआ, कहेंगे कि इसका डिजिट एंड में 0 नहीं होगा। क्लियर? किसी भी एक से अगर डिविजिबल नहीं होता, या तो 2 से हो रहा है 5 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, तो कहेंगे उसके एंड में 0 नहीं आएगा, उसके एंड में 0 नहीं आएगा। चलिए इसी चीज को अभी हम प्रूफ कर ले रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। देन इट वुड, जैसे कि अभी मैंने कहा उसको समझ लीजिए, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 2, 5 से भी, और वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से भी डिविजिबल होगा। अभी मैंने जिक्र किया कोई भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज 2, 5 से भी और 2 से भी डिविजिबल होगा। अब हम इसमें देखते हैं 6 टू द पावर n का। हियर 6 टू द पावर n is equal to 2 to the power n and 3 to the power n. It is clear that the in 6 to the power n for any value of n, n के किसी भी वैल्यू के लिए इसके फैक्टर होते हैं 2 और 3, नॉट अदर देन 2 and 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n नॉट अदर देन 2 and 3, 2 और 3 के अलावा कोई दूसरा है नहीं। अगर इसके फैक्टर में 5 भी अगर होते तो मैं कह देता इसके एंड में 0 होगा, लेकिन इसके एंड में 0, अब देख लीजिए यहां से क्लियर है कि इस 6 टू द पावर n का फैक्टर 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, 5 इसके फैक्टर में नहीं, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। जब इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो हम यूं कह लेंगे कि ये डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा। लिखेंगे इन 6 टू द पावर n प्राइम
is not other than 2 and 3. 6 to the power n में प्राइम फैक्टर इज अदर देन 2 and 3. अब इज नॉट अदर देन 2 and 3, इसके प्राइम फैक्टर में कोई 2 और 3 के अलावा नहीं है. सो it would not end with the digit 0 for any natural number, n. अब हम 6 to the power n को देखते हैं. n की वैल्यू 1 रखा तो 2 to the power 1, 3 to the power 1. अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 to the power 2, 2 to the power 2 का मतलब 2 into 2, 3 to the power 2 का मतलब 3 into 3. आप इसको देख 2 रखें तो 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया. अगर हम n की जगह पर 3 लिखेंगे, n की जगह पर 3 लिखेंगे, 2 आता है 3 टाइम्स और 3 भी आता है 3 टाइम्स. मतलब कि 6 to the power n के लिए चाहे n का वैल्यू कुछ भी रख लें, 2 और 3 के अलावा कोई इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं है. वही चीज लिखा है इन 6 to the power n prime factor is not other than 2 and 3. So it would not end with the digit 0 for any natural number n. ये जो मैंने दिया है आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है. इनकी वैल्यू अलग अलग रख करके क्लियर किया है. क्या ये डिविजिबल इनके इसके फैक्टर में 2 और 3 के अलावा 5 है? तो यहां से क्लियर हो रहा है. एनी डॉट? नो. नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. In question number 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13. Explain why 7 into 11. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13. अब पूछ रहा बोल रहा कि एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13, एक और इसके साथ नंबर दिया गया एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite. Are composite number. कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन आपने पढ़ा है. कंपोजिट नंबर का आपने डिफिनेशन पढ़ा है. कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या देता है? कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन है अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर. अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर. वैसा नंबर जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो. फॉर एग्जांपल के लिए अगर ये 14 है तो 14 को वी कैन राइट एज 1 into 14, या कह दीजिए 2 into 7, या कह दीजिए 14 into 1, या कह दीजिए 7 into 2. इसका मतलब ये नंबर जो है 1 से, 2 से, 14 से और 7 से डिविजिबल है. इट मीन्स इट हैज 1 2 3 4 फैक्टर. इट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड 14 इज कंपोजिट. अब अगर एग्जांपल लेते हैं हम नंबर 5 का, तो 5 को वी कैन राइट एज 1 into 5, 5 into 1. इसके ओनली 2 फैक्टर, एक है 1
एक है खुद ये नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये जो नंबर हमारा हुआ इस नंबर को हम प्राइम नंबर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्राइम नंबर नाम देंगे। और ये जो नंबर 14 हुआ इसको हम नाम देंगे कंपोजिट नंबर। अगर ये नंबर कंपोजिट है तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर ये 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है इसका मतलब कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर कंपोजिट नंबर है तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अभी हम देख लेते हैं इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं या नहीं। दोनों को बारी बारी से आप देख लीजिएगा। अभी मैं चेक कर रहा हूं कि इसका फैक्टर मोर देन 2 है या ओनली 2 है। चलिए, इन 7 into 11 into 13 प्लस 13। अब देखिए ये नंबर 2 भाग में बांट दीजिए इसको, बीच में प्लस है ना, ये एक हुआ, ये एक हुआ। इसमें 13 जो है दोनों में कॉमन है। क्लियर? यहां से एक हुआ, यहां से एक हुआ। अब इसमें 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन लेते हैं, यहां 7 into 11 बचा। फर्स्ट पार्ट में अगर 13 कॉमन लिया तो 7 into 11 बचा। सेकंड पार्ट में 13 कॉमन लिया तो कुछ नहीं है, मतलब 1 बचा। इसमें 1 कहेंगे, हर चीज में 1 कॉमन होता है। तो इसमें हम 13 कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब इस नंबर को देखिए 13, 7 into 1 11, 7 into 11 77 प्लस 1। आप इस नंबर को देखिए 77 प्लस 1 78, 13 into 78। ये जो नंबर था कौन सा नंबर है भाई? 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 प्लस 13। इसी नंबर को 13 into 78 के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 78 से भी डिविजिबल है। अब 78 इवन है इसलिए 2 से भी डिविजिबल होगा। और ये नंबर जब है तो हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, इसलिए ये अपने आप से भी डिविजिबल है, डिविजिबल इटसेल्फ। क्लियर? और जबकि सारे नंबर की प्रॉपर्टीज है कि हर एक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, तो ये 1 से तो डिविजिबल हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, साथ ही साथ 13 से भी हो रहा है। और 78 ये इवन नंबर है तो 2 से भी हो रहा है। और 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 39 आएगा, इसका मतलब वो 39 से भी हो रहा है। 2 और 13 को एक साथ कंबाइन कीजिएगा तो 26 आ रहा है, तो ये 26 से भी मोर देन 2 फैक्टर। अब मोर देन 2 फैक्टर दैट्स वाई कंपोजिट। इसके नंबर क्या है? मोर देन 2 फैक्टर दैट्स वाई कंपोजिट। इस चीज को आप लिख लीजिए, इट हैज more than 2 factor, that's why 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, is composite number. Any problem? एनी प्रॉब्लम? इसको यहां लिख दे रहे साफ से। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट्स वाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number. क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए। यहां पर कह रहा है कि 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। इस नंबर के बारे में समझ लीजिए। ये नंबर के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसको भी प्रूफ कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए
कि क्या ये भी कंपोजिट नंबर है, क्या ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इसको कंपोजिट नंबर को चेक करने के लिए हम इसके साथ भी वैसे ही चेक कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देख लीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। लिसन, इस नंबर में और इस नंबर में दो पार्ट हो गए। देख लीजिए 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन। 5 हमने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया। 7 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 2। नो नीड टू राइट 1, बिकॉज किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो प्रोडक्ट वो खुद वही आएगा। सपोज 3 इंटू 1 प्रोडक्ट आएगा 3, 10 इंटू 1 प्रोडक्ट आएगा 10। क्लियर? 7 इंटू 1 प्रोडक्ट आएगा 7। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां देखिए 5 में ये 5 ही नंबर है और 5 कॉमन लिया तो इसमें 1 कॉमन रह गया, 1 बच गया। तो अब यहां से देख लीजिए 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। आप इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 जा 36 और 36 7 4 जा 28। 28 को 36 से मल्टीप्लाई किया। वन 1,0,0,8। अब यहां बच गया 1। अब इस नंबर में देखिए ये नंबर जो है व्हाटएवर कुछ भी जो है ये नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा। कितने टाइम्स में? तो 1009 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 1009 टाइम्स में। तो हम कह लेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसी नंबर को हमने लिखा 5 इंटू 1009। क्या लिखा? इसी नंबर को मैंने लिखा 5 इंटू 1009। इट मीन्स, इसका मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है। और 1009 भी लिखा है, इसका मतलब 1009 से भी डिविजिबल है। अगर आपको लिख दिया जाए 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 25, तो इसका मतलब ये वो 50 जो है 2 से और 25 दोनों से डिविजिबल है। तो अब 5 इंटू 1009 इसका मतलब ये 5 से और 1009 से दोनों से डिविजिबल है। तो लिख दीजिए इट हैज मोर देन 2 factor. That's why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Is a composite number. Any problem? इसे सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज ए सर्कुलर पाथ। देयर इज ए सर्कुलर पाथ। Sonia runs around the path in 18 minutes while Ravi takes 12 minutes. There is circular path around a sports field. स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसको सोनिया एक चक्कर कवर करने में 18 मिनट लेती है। सपोज मान लीजिए
ये सर्कुलर क्या है, ये सर्कुलर क्या है, पाथ है। इसके इसी पाथ पे सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करते हैं इस दिशा में। सपोज वो सोनिया और रवि दोनों एक ही पॉइंट पर है। जब सोनिया 1 राउंड लेती है तो 18 मिनट समय लगता है, 18 मिनट टाइम कंज्यूम करती है टू कंप्लीट 1 रोटेशन, 1 राउंड, while रवि टेक ओनली 12 मिनट, जबकि रवि इसे सिर्फ केवल 12 मिनट में एक चक्कर कवर कर लेता है। जब रवि इसे 12 मिनट में एक चक्कर कवर कर लेता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दोनों एक साथ एक दिशा में चलते हैं तो फिर दोनों पुनः एक दूसरे को एक साथ उसी बिंदु पर, उसी इनिशियल पॉइंट पर कब मिलेंगे, कितना देर के बाद मिलेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसका एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, आपको उसका एलसीएम फाइंड करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल लाइट है, उस लाइट को 1 2 3 नाम दीजिए, 1 2 लाइट 1 2 3 4 5, 5 लाइट सपोज अलग अलग कलर की। क्लियर। फर्स्ट लाइट जो है एवरी 2 मिनट पे मतलब ग्लो करता है, एवरी 2 मिनट पे। सेकंड लाइट एवरी 4 मिनट पे ग्लो करता है। थर्ड लाइट एवरी 6 मिनट पे ग्लो करता है। फोर्थ लाइट एवरी 8 मिनट पे ग्लो करता है। क्लियर। और फिफ्थ लाइट एवरी 10 मिनट पे ग्लो करता है। ये हो गया, ये उससे सिमिलर क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं इसका भी हेल्प लेकर के। फिर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट है 5 डिफरेंट कलर का। फर्स्ट लाइट जो है एवरी 2 मिनट पे ग्लो करेगा, सेकंड लाइट एवरी 4 मिनट पे, थर्ड एवरी 6, फोर्थ एवरी 8 और फिफ्थ एवरी 10 मिनट पे ग्लो करता है। सपोज सारी पांचों लाइट एक साथ 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM पांचों लाइट सिमुल्टेनियसली ग्लो किया, पांचों लाइट सिमुल्टेनियसली एक साथ ग्लो किया। फिर पूछ रहा है कि अगर पांचों लाइट एक साथ ग्लो किया है तो फिर वो दोबारा एक साथ कितना बजे ग्लो करेगा, कितनी टाइम में, वो जिस वक्त ग्लो करेगा पांचों लाइट फिर से एक साथ, उस वक्त का टाइम कितना होगा, वो टाइम निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम करिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें हुआ ना कि 12 मिनट में एक चक्कर, इसका 18 मिनट में एक चक्कर लग रहा है, तो उसी पॉइंट पर फिर दोबारा एक साथ वो कितना देर के बाद मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। ये बोर्ड के कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ, जैसे मैंने सिग्नल लाइट के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मान लीजिए, उसी तरह से आपको बोल देगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर 1 मिनट पे बीप करता है, दूसरा 2 मिनट पे, तीसरा 4 मिनट पे, चौथा 5 मिनट पे बीप करा, एवरी 5 मिनट बीप। बीप का मतलब समझ रहे हैं, छोटा साउंड होगा 1 टाइम्स आपको। तो आप इसमें बोलेगा कि इसका एक बार वो कब बीप करेगा, इसी से मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बेल के बारे में, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बीप कर रहा है उसके बारे में, या फिर आपसे कह देगा कि कोई दूरी तय कर रहा है इस तरह से, उसके बारे में,
तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्लियर, समझ में आया यहां तक? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। कंप्लीट वन राउंड। वन राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया कितना देर रहती है? और रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट द सेम। मतलब उसी पाथ को उसके अराउंड वन राउंड मार रहे हैं। तो इसका कितना देर लग रहा है? 12 मिनट, इसका 18 मिनट। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितना देरी के बाद, कितना मिनट के बाद। तो इसके सबसे पहले अभी मैंने डिस्कस किया, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट we need to find LCM of 18 and 12. 18 is equal to 2 into 3 into 3. 2 into 3 square. 12 is equal to 2 into 2 into 3. 2 square into 3. आपसे बताया हूं मैं कि एलसीएम अगर आपसे बोला जाएगा, एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि इसमें जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें जो भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है उसके मैक्सिमम पावर, देखिए 3 इन्वॉल्व है, 3 के मैक्सिमम पावर को लेंगे। 2 इन्वॉल्व है, 2 के मैक्सिमम पावर को लेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 into 4 36। क्लियर? आप तो यहां लिख लीजिए, हेंस दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द starting point after 36 minutes. After 36 minutes. Any problem? इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम क्लास होगा आप मुझे बताएंगे। कल का प्रॉब्लम क्लास है PYQ रिलेटेड चैप्टर 1, रिलेटेड चैप्टर 1। इसलिए कल के वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आज ही मैं बता रहा हूं, कल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड चैप्टर 1। चैप्टर 1 से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने की पॉसिबिलिटीज है, जो ऑफनली आते रहते हैं, जो अक्सर आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में उसका भी डिस्कशन हो जाएगा। इसलिए कल क्लास मिस किसी भी सूरत में नहीं करना है। थैंक यू।